हेलो स्टूडेंट, आज हम देख रहे हैं +1 क्लास के फर्स्ट लेसन का सेकंड पार्ट। इससे पहले आपने भारत की स्थिति के बारे में देख लिया था। आज हम भारत के आकार को देखेंगे कि भारत के अंदर कहाँ कहाँ पे क्या क्या है। भारत के आकार ने उसे विशिष्ट भौतिक विविधता प्रदान की है, यानी कि कहीं पे ऊंचा पर्वत है हिमालय, तो कहीं पे पठार है प्रायद्वीपीय पठार, बहुत सारी नदियाँ, तटीय क्षेत्र। इन सब चीज़ों के कारण भारत में काफ़ी अधिक विविधता है। उत्तर में ऊंचे पर्वत, गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, कृष्णा, कावेरी जैसी बड़ी नदियाँ हैं। उत्तर पूर्व तथा दक्षिण भारत में वनाच्छित पहाड़ियाँ हैं, यानी कि वनों से घिरा हुआ पहाड़ी क्षेत्र है। जबकि मरुस्थल में रेत के विस्तृत फैलाव है, यानी कि भारत में एक काफ़ी बड़ा मरुस्थल क्षेत्र भी है। उत्तर में हिमालय पर्वत, उत्तर पश्चिम में हिंदुकुश व सुलेमान श्रेणियाँ तथा उत्तर पूर्व में पूर्वांचल पहाड़ी तथा दक्षिण में विशाल हिंद महासागर स्थित है। तो ये आपने देखा इस प्रकार से कि भारत में कहाँ कहाँ पर क्या क्या स्थित है। दक्षिण में विशाल हिंद महासागर से सीमांकित एक वर्त भौगोलिक इकाई है, जिसे भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता है। तो एक आपका यहाँ पे क्वेश्चन भी बनता है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कौन से देश शामिल हैं। तो जिसे उपमहाद्वीप कहा जाता है, इसमें पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और भारत आते हैं, यानी कि इनके सब के मिल जाने से उपमहाद्वीप का निर्माण हुआ है। हम अकेले भारत को उपमहाद्वीप नहीं कह सकते। भूतकाल में हिमालय अपनी अन्य श्रेणियों के साथ एक मजबूत भौतिक अवरोध की भूमिका निभा रहा है, यानी कि हिमालय जो है वो बहुत पुराने समय से ही एक भौतिक अवरोध का मतलब होता है रक्षा कर रहा है विषम प्रकार की जलवायु से। यानी कि इस प्रकार से आपका हिमालय स्थित है और इस साइड से जो बर्फीली हवाएं आती हैं वो हिमालय से टकरा के वापस चली जाती हैं और आपका भारत का क्षेत्र जो है वो सुरक्षित रह जाता है। तो ये आपका नेपाल हो गया, ये आपका भूटान, बीच में सिक्किम, इधर उत्तराखंड, और ये आपका भारत का क्षेत्र है। उसके बाद देखिए खैबर, बोलन, शिपकिला, नाथुला तथा बोमडिला जैसे कुछ पहाड़ी दर्रों को छोड़कर उसे पार करना मुश्किल था। यानी कि हिमालय को पार करने के लिए कुछ दर्रे बने हुए हैं, जैसे कि इस प्रकार से आपका हिमालय है तो उसके अंदर ऐसे दूसरी साइड जाने के लिए कुछ दर्रे हैं। बाकी क्षेत्र काफ़ी ऊंचा है जिसको पार करना आसान नहीं है। तो अब देखिए दर्रों के नाम आपने देख लिए, खैबर दर्रा, बोलन, शिपकिला, नाथुला, बोमडिला जैसे कुछ पहाड़ी दर्रों को छोड़कर बाकी क्षेत्र को हम पार नहीं कर सकते। हिमालय पर्वत ने भारतीय उपमहाद्वीप को एक अद्वितीय क्षेत्रीय पहचान स्थापित करने में सहायता की है, यानी कि भारत की एक विशिष्ट पहचान हो गई है हिमालय के कारण। भारत के भौतिक मानचित्र का हवाला देते हुए अब आप उन भौतिक विविधताओं का वर्णन कर सकते हैं जो कश्मीर से कन्याकुमारी और राजस्थान में जैसलमेर से मणिपुर में इम्फाल तक यात्रा करते समय मार्ग में आएंगे। यानी कि यहाँ पे ये बता रहे हैं कि किस प्रकार से, जैसे कि आपका ये वाला ऐसे ऐसे कुछ भारत है, कुछ कुछ ऐसा सा है। तो इसमें आप इस क्षेत्र से शुरू करके इधर आप कश्मीर से कन्याकुमारी तक जाओगे तो क्या क्या आएगा। देखिए सबसे पहले आएगा आपका यहाँ पर हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत के बाद में आता है आपका उत्तर का विशाल मैदान। उत्तर के विशाल मैदान के बाद में आएगा आपका नदियाँ आएंगी कुछ, और उसके बाद ये नीचे का सारा प्रायद्वीपीय पठार आ जाता है, और इधर ये तटीय क्षेत्र हो गए दोनों साइड में। तो ये सब चीज़ें आएंगी। उसके बाद इन्होंने बताया कि किस प्रकार से राजस्थान में जैसलमेर से मणिपुर में इम्फाल तक यात्रा करते समय मार्ग में क्या क्या आएगा। तो देखिए
इस प्रकार से राजस्थान के जैसलमेर से अगर हम इधर मणिपुर की तरफ जाएंगे तो सबसे पहले आप देखोगे राजस्थान में यहाँ पे मरुस्थल आ गया, उसके बाद बीच में कुछ नदियाँ आएंगी, उसके बाद इधर एक पठारी क्षेत्र आएगा, उसके बाद धीरे धीरे बीच में बांग्लादेश आ जाएगा, यहाँ पर कुछ नदियाँ आएंगी और फिर से यहाँ पर हिमालय की शाखाएं मिलनी शुरू हो जाएंगी। तो इस प्रकार से आपने देख लिया भारत की स्थिति के बारे में। भारत का प्रायद्वीपीय भाग हिंद महासागर की ओर से उभरा हुआ है और भारत की संपूर्ण तट रेखा द्वीपों समेत जो है वो आपकी 7,517 किलोमीटर विस्तृत है। तो ये आपका एक क्वेश्चन भी बनेगा यहाँ पे कि भारत की तट रेखा कितनी है, संपूर्ण तट रेखा कितनी है, ये बनेगा। अतः एक देश के रूप में भारत भौतिक दृष्टि से विविधतापूर्वक भूभाग है, जिसे यहाँ विभिन्न प्रकार के संसाधन पाए जाते हैं। तो ये आपने देखा किस प्रकार से भारत का आकार देखा। अब आप भारत के पड़ोसी देखिए कि भारत के कौन कौन से पड़ोसी देश हैं। तो भारत के मानचित्र में आपने जांच की थी, आप देखते हो कि भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिण मध्य भाग में स्थित है और बंगाल की खाड़ी तथा अरब महासागर के विस्तृत इसकी दोनों भुजाएं हिंद महासागर के साथ सीमा बनाती हैं। प्रायद्वीपीय भारत की इस सामुद्रिक स्थिति की वजह से ही भारत समुद्री व वायु मार्गों द्वारा अपने पड़ोसियों से जुड़ा हुआ है। तो देखिए आपके भारत का जो प्रायद्वीपीय पठार की बात हो रही है वो कुछ ऐसे वाला हिस्सा है, यानी कि नीचे वाला। तो इसके इस साइड में तो आपका अरब सागर है, क्या है, अरब सागर है, और इस साइड में आपके बंगाल की खाड़ी है और इधर आपका हिंद महासागर है। तो इस वाले क्षेत्र के कारण एक तो आपको समुद्रों का फ़ायदा हो जाता है, दूसरा वायु मार्ग वगैरह दूसरे देशों में जाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय हवाई उड़ान जो भरी जाती हैं उसमें भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता है। मानचित्र को देखते हुए भारत के पड़ोसी देशों की सूची बनाई है। तो पड़ोसी देश हमने देख भी लिए हैं। अब देखिए श्रीलंका, मालदीव हिंद महासागर में स्थित 2 द्वीपीय देश हैं, यानी कि हिंद महासागर के पड़ोसी देश है ये आपके। जो भारत के पड़ोसी हैं, श्रीलंका भारत से मन्नार की खाड़ी और पाक जलसंधि द्वारा अलग होता है। अब यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन और बन जाता है कि श्रीलंका और भारत के बीच में कौन सी खाड़ी है, तो वो है आपकी मन्नार की खाड़ी। और उसके बाद पूछ लिया जाता है कि भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सी जलसंधि है, तो वो है आपकी पाक जलसंधि। तो इस प्रकार से आपने यहाँ पर कुछ छोटे प्रश्न करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। खाड़ी और जलसंधि में अंतर स्पष्ट कीजिए। देखिए खाड़ी और जलसंधि ये आपका इस प्रकार से भारत है, तो इसके लिए इन्होंने कहा कि पाक जलसंधि। इस प्रकार से आप देखोगे कि उस लाइनिंग के बाद में यहाँ पे आपका श्रीलंका आता है। तो ये जो क्षेत्र है ये तो है आपका जलसंधि। और उसके बाद पूछा गया कि मन्नार की खाड़ी स्थित है। खाड़ी क्षेत्र जो होगा वो आपका ये वाला कंप्लीट क्षेत्र जो है, यानी कि विस्तृत क्षेत्र जो होता है वो खाड़ी होता है। क्या आप सोचते हैं कि आज के आधुनिक युग में भौतिक दूरी अपने पड़ोसी देशों से अंतरक्रिया करने में बाधक है? हमने किस प्रकार भौतिक दूरियां द्वारा पैदा किए गए यात्राओं के घर्षण को तुष्ट किया है? तो ये वही कोई ख़ास चीज़ नहीं है आपके लिए। उसके बाद आता है आपका प्रश्नों की शुरुआत हो जाती है। यहाँ पर आपकी लेसन आपका कंप्लीट हो गया है। अब प्रश्न देखिए, नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से उत्तर का चयन करना। निम्न में से कौन सा अक्षांशीय विस्तार भारत की संपूर्ण भूमि के विस्तार का वर्णन करता है? तो देखिए यहाँ पे आपका जो गया वाला पार्ट है वो आपका सही तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। गया वाला पार्ट जो है वो सही तरीके से एक्सप्लेन किया गया है, क्योंकि अगर आप को याद होगा कि हमने आपको लेसन पढ़ाते वक्त बताया था कि लगभग 30 अक्षांश होते हैं। तो आप देखोगे 8 और 37 के बीच में लगभग 30 बन जाते हैं। बाकी आपका 6 और 37 के बीच में भी 30 नहीं बनते, और आपका 8 और 35 के बीच में भी नहीं बनते। तो ये वाला जो रहेगा ये आपका करेक्ट आंसर रहेगा। इसके बाद निम्न में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी सीमा लगती है? तो वो है आपका बांग्लादेश, क्योंकि आपने मानचित्र में देखा होगा कि किस प्रकार से बांग्लादेश जो है वो भारत से चारों तरफ से घिरा हुआ है।
उसके बाद देखिए, निम्न में से कौन सा देश क्षेत्रफल में भारत से बड़ा है। क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो बड़ा में आपका चीन आता है, जो कि आपको भारत के मानचित्र में भी दिखाई देता है, ऊपर की तरफ काफ़ी बड़ा सा होता है। निम्नलिखित यामोन्तर में से कौन सा भारत का मानक यामोन्तर है। यामोन्तर, मानक यामोन्तर का मतलब है समय बताने वाली रेखा कौन सी है। तो समय बताने वाली रेखा आपकी 82-30 पूर्वी देशांतर थी। उसके बाद आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आप एक सीधी रेखा में राजस्थान से नागालैंड की यात्रा करेंगे तो निम्नलिखित में से किस नदी को आप पार नहीं करेंगे। तो देखिए, राजस्थान से नागालैंड जाते वक्त आपके रास्ते में सिंधु नदी नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि सिंधु नदी जो है वो जम्मू कश्मीर में पड़ती है। बाकी आपके यमुना, ब्रह्मपुत्र और गंगा, ये सारी नदियाँ आएंगी। निम्नलिखित प्रश्नों में लगभग 30 शब्दों में उत्तर दीजिए। क्या आप भारत को एक से अधिक मानक समय की आवश्यकता है? यदि हाँ तो ऐसा क्यों है? क्योंकि आपको पता होगा कि भारत के मानक समय में लगभग 2 घंटे का अंतर आ जाता है। भारत के समय में 2 घंटे का अंतर आ जाता है पूरब और पश्चिम के। तो इसके लिए एक और समय मानक रेखा होनी चाहिए। भारत की लंबी तट रेखा का क्या प्रभाव है? तो ये वाले क्वेश्चन हम आपको बाद में करवाएंगे, जब आपकी क्लासेस लगेंगी तो आपको इन प्रश्नों के बारे में हम विस्तार से लिखवा देंगे, सारे के सारे आपको नोटबुक में। तो इस प्रकार से ये आपका 2 पार्ट में आपका कंप्लीट लेसन जो है पूरा हो गया आज लेसन, और कल हम सेकंड लेसन की शुरुआत करेंगे। आपने दोनों लेसनों में उम्मीद है, दोनों पार्टों में उम्मीद है ढंग से समझ लिया होगा। अगर अब भी कोई दिक्कत रह रही है तो आप हमें कमेंट करके बताएं, या फिर आप फ़ोन करके भी बता सकते हो कि जी ऐसे ऐसे यहाँ पे दिक्कत आ रही है। रही बात आपके फर्स्ट लेसन की, तो इस लेसन में आपको हर तरीके का नॉलेज मिलेगा। यानी कि ये नहीं है कि सिर्फ आपको स्कूल में आप ये वाला सब्जेक्ट पढ़ोगे तो ये आपके लिए ज़रूरी है। जो आज हम टॉपिक कर रहे हैं वो वाला टॉपिक आपके लिए, अगर आप इस सिलेबस को नहीं लेते हैं तो आगे आने वाले टाइम में आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सहायक सिद्ध रहेगा। तो उम्मीद कर रहे हैं आपको ये सब चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको आप लाइक कर देना, शेयर करना, और हो सके तो अधिक से अधिक अपने दोस्तों को से सब्सक्राइब करवा देना, ताकि हम आपको और अधिक अच्छे अच्छे वीडियो ला के दे